हेलो नमस्ते भाई, सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने परिवार फुंतरू जी पर। दोस्तों, आप सभी को पता है कि रेलवे ने नॉर्मलाइजेशन का एक नोटिस जारी किया है और उस नोटिस के अंदर इतनी जटिल शब्दों में सारी चीज़ों को लिखा गया है कि एक नॉर्मल इंसान, एक नॉर्मल जो स्टूडेंट होता है, जो मैथ पढ़ता है, रीजनिंग पढ़ता है ना, ये आदमी जो है ये समझ नहीं पाता है कि ये क्या कह रहा है। ठीक है, तो नॉर्मलाइजेशन का एक नोटिस आया हुआ है जो रेलवे की तैयारी कर रहे हर विद्यार्थी को जानना बहुत अहम है कि ये नोटिस क्या है, इसके अंदर क्या लिखा है। बेसिकली आपका जो सिलेक्शन है कहीं ना कहीं इसी नोटिस से ही होने जा रहा है, तो हमें पता होना चाहिए कि सारी चीजें क्या हैं और फिर लास्ट में मैं आपको यह भी बताऊंगा कि आपको इन सारी चीजों से क्या सोचना चाहिए या आप पर क्या प्रभाव पड़ना चाहिए। ठीक है भैया, तो शुरू करते हैं डायरेक्टली इस वीडियो के अंदर। जैसा कि आप सभी को पता है कि कल रेलवे ने एक नोटिस दिया है। नोटिस जो है वो है नॉर्मलाइजेशन के बारे में कि जो भी आप एग्जाम देंगे उसका नॉर्मलाइजेशन होगा, यानी आपके नंबर जो हैं बढ़ भी सकते हैं और कम भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये जैसे कोई भी जो नॉर्मल स्टूडेंट होता है उसको दो ही बातें पता होती हैं कि नॉर्मलाइजेशन का मतलब ये हो गया कि नंबर हमारे बढ़ भी सकते हैं, नंबर हमारे कम भी हो सकते हैं। लेकिन कभी सोचो इस बैठकर इस बात को कि ऐसे हवा में तो चीजें सारी नहीं हो जाएंगी ना, कि रेलवे का मन किया किसी के भी नंबर घटा दिए, किसी के भी नंबर बढ़ा दिए, तो फिर तो ये चीज बड़ा मतलब एकदम हेक्टिक हो जाएगी कि ऐसा कैसे हो गया। तो उन सारी चीजों का एक प्रोसेस होता है, एक तरीका होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्मलाइजेशन बोलते हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इस नोटिस में दिए गए सारे इंपॉर्टेंट शब्दों के बारे में, जैसे कि भैया परसेंटाइल क्या होता है, परसेंटेज क्या होता है, रॉ मार्क्स क्या होते हैं, क्या तीनों अलग अलग चीजें होती हैं या इनमें कोई रिलेशन होता है, या फिर मेरे दोस्त ये जो नॉर्मलाइजेशन है ये लक बेस्ड मामला है, या फिर मेरे भाई यहाँ हार्डवर्क से सिलेक्शन हम लोग ले सकते हैं, या बेस शिफ्ट जो होती है वो क्या होती है। इसमें नोटिस में दर्शाया गया है बेस शिफ्ट, तो बेस शिफ्ट क्या, कौन सी बेस शिफ्ट होगी, और बेस शिफ्ट वालों की बल्ले बल्ले हमने यहां लिख दिया है, तो क्यों बेस शिफ्ट वालों की बल्ले बल्ले क्यों होगी, है ना। तो इन सारे मुद्दों पर हम लोग आज की इस वीडियो में बात करते हैं। तो शुरू करते हैं फिर मेरे भाई, उम्मीद है कि आप सभी लोग तैयार होंगे। चलिए, और अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी समझ में आ जाए और अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर और लाइक जरूर कर देना, ऐसा मेरा आप सभी से कहना है। शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको सारे नोटिस वगैरह में जो कुछ भी लिखा है वो सब पढ़ाऊंगा, लेकिन पहले मैं आपको अपना सारा का सारा ज्ञान दे देता हूं। जैसे सबसे पहला पॉइंट ये है कि गुरुजी नॉर्मलाइजेशन की जरूरत क्यों पड़ी। भाई पॉइंट तो ये भी है ना, नॉर्मलाइजेशन आया ही क्यों, जितने जिसके नंबर आ रहे हैं उस पे सिलेक्शन दे दो, खत्म बात। नॉर्मलाइजेशन और ये सब क्यों ला रहे हो फालतू में, ये कई बच्चों का कहना है, कईयों का सोचना है। एक्चुअल में आपको जानकारी नहीं है, आप गलत अभाव में जी रहे हैं, इसलिए आपके दिमाग में ऐसे थॉट्स आ रहे हैं। देखो बाबू, मामला क्या होता है कि जैसे आपने देखा होगा कोई भी एग्जाम होता है, एग्जाम होने के बाद कुछ बच्चे एग्जाम हॉल से बाहर निकलकर बोलते हैं बहुत ही कठिन पेपर था यार, बहुत कठिन पेपर था यार, हुआ ही नहीं मुझसे। तो कुछ बच्चे उसी हॉल से बाहर निकलकर बोलते हैं बहुत ही आसान था यार, बहुत ही इजी था, ऐसे उड़ा दिया मैंने तो पेपर को, है ना। ऐसे ही अलग अलग शिफ्ट होती हैं। जैसे मान लेते हैं कोई एग्जाम जो है 10 शिफ्टों के अंदर हुआ, अब 10 शिफ्ट में कुछ शिफ्टों के बच्चे बोलते हैं मेरी शिफ्ट तो भैया बहुत कठिन थी, बहुत कठिन शिफ्ट थी, और कुछ बच्चे बोलते हैं यार मेरी शिफ्ट तो बहुत ही आसान थी, मैंने तो ऐसे पेपर को उड़ा दिया। अब जिनकी शिफ्ट कठिन थी, मतलब जिनको लग रहा है कि मेरी शिफ्ट कठिन है, उन्हें दुख होता है कि मैं भी आसान शिफ्ट में जाता तो मैं भी अच्छे नंबर ले आता, और जिनकी शिफ्ट आसान थी वो लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं कि मेरा तो स्कोर बहुत अच्छा चला गया और वगैरह वगैरह। अब इसमें होता क्या है, क्लैशेस आ जाते हैं। बच्चे रेलवे से या जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम कराता है कंपनी, उससे बोलने लगते हैं कि मेरा शिफ्ट इतना कठिन क्यों है, मेरा पेपर इतना कठिन क्यों है, मैंने भी तो बराबर तैयारी करी है ना, इनका इतना आसान क्यों आ गया। तो क्लैशेस स्टार्ट हो जाते हैं और एक फेयर सिलेक्शन नहीं हो पाता है। और यह सच्चाई भी है कि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, उसमें आपने देखा होगा, जैसे मैं आपको यूट्यूब की क्लास कराता हूं, कुछ कुछ यूट्यूब के जो सेशंस होते हैं मेरे, उसमें कुछ कुछ सेट ऐसे होते हैं गणित के कि बिल्कुल आसान सेट होते हैं। स्टूडेंट कमेंट करते हैं मैंने सर 25 में से 25 सही कर दिया आज, और कुछ कुछ शिफ्ट इतने कठिन हो जाते हैं, कुछ कुछ सेट इतने कठिन हो जाते हैं कि खुरपे हाथ में आ जाते हैं। लड़के रोने लगते हैं कि सर आज तो मुझसे 18 ही बन पाए, आज तो मुझसे 15 ही बन पाए, है ना।
तो ऐसा जब रियल एग्जाम में भी ऐसा ही होता है, कोई शिफ्ट बहुत ही आसान आ जाएगी, कोई शिफ्ट में बहुत ज्यादा कठिन कठिन क्वेश्चन होंगे, है ना। तो अब वहां पर जो स्टूडेंट है उसको दर्द होता है, पीड़ा होती है कि यार मेरा कठिन क्यों आ गया है। तो इस चीज के लिए एक प्रोसेस, एक व्यवस्था लाई गई जिसका नाम है नॉर्मलाइजेशन। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें जिन बच्चों की शिफ्ट कठिन होती है उनके नंबरों को बढ़ाया जाता है, और जिन बच्चों की शिफ्ट आसान होती है उनके नंबरों को क्या किया जाता है, कम किया जाता है। क्योंकि आसान शिफ्ट वाले बच्चे ज्यादा नंबर ले आएंगे और हार्ड शिफ्ट वाले कम लेकर आ पाएंगे, तो उन्हें दुख होगा, तो उनके बढ़ा दिए जाएंगे, इनके कम कर दिए जाएंगे। इसी को बोलते हैं नॉर्मलाइजेशन, कि कोई मतलब कठिन शिफ्ट का बच्चा है वो नीचे है, ठीक है, कोई सरल शिफ्ट का बच्चा है वो ऊपर है, दोनों को बराबर लेवल पे ले आओ, नॉर्मलाइज कर दो। समझ में आ गया। अब पॉइंट ये आया कि गुरुजी ये डिसाइड कैसे होगा कि ये शिफ्ट आसान थी और ये शिफ्ट कठिन थी। क्या केवल कहने मात्र से हो जाएगा कि दो स्टूडेंट आए किसी शिफ्ट के, कहने लगे मेरा यार बहुत कठिन था यार, मेरी शिफ्ट बहुत हार्ड थी यार। दो स्टूडेंट आए किसी शिफ्ट के, कहने लगे यार मैंने तो पेपर को फोड़ दिया, बहुत आसान था। तो क्या मतलब 2-4 बच्चों के, 10 बच्चों के, 100 बच्चों के कहने से, जहां लाखों बच्चा एग्जाम दे रहा है, वहां 10-100 बच्चे, 50 बच्चे, 500 बच्चे भी अगर कह रहे हैं मेरी शिफ्ट कठिन, मेरी आसान, फलाना ढिमका, तो क्या इन बच्चों के कहने से हो जाएगा? तो भाई ये भी गलत है कि किसी के कहने से आपने किसी को हार्ड और किसी को आसान मान लिया, है ना। तो इसके लिए भी एक व्यवस्था आई मेरे भाई। इसके लिए जो व्यवस्था आई उसी को हमने देखा और हमने जाना एक नाम से, जिसका नाम निकला नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला। भाई नॉर्मलाइजेशन तो करेंगे, ये तो समझ में आ गया कि जरूरी है, लेकिन नॉर्मलाइजेशन क्या कहने से कर देंगे कि ये शिफ्ट है, ये कठिन है, ये आसान है। दूसरी बात, कितना नंबर किसके कम करने हैं, कितना नंबर किसके बढ़ाने हैं, तो इन सारी व्यवस्थाओं के लिए एक प्रॉपर जो है प्रोसीजर होना चाहिए ना। तो उसी को हम लोग बोलते हैं नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला। एक फॉर्मूले के आधार पर आपके नंबर घटेंगे या बढ़ेंगे। अब इस बार रेलवे ने क्या किया है, ये तो नॉर्मलाइजेशन क्यों जरूरी है उस पे हमने बात कर ली, और नॉर्मलाइजेशन होता क्या है इस पर हमने बात कर ली। लेकिन अब की बार जो रेलवे ने नोटिस दिया है, ये वाला जो नोटिस है, इसके अंदर कई सारे ऐसे ऐसे पेचीदा शब्द इसमें डाले गए हैं। जैसे एक शब्द आपको दिखेगा परसेंटाइल स्कोर। कई लोगों को पता ही नहीं है कि परसेंटाइल और परसेंटेज और रॉ मार्क्स अलग अलग चीजें होती हैं। ठीक है, मैं बताऊंगा अभी इनका क्या क्या मतलब होता है। फिर आपने देखा होगा कि इस बार के नोटिस में कई सारे आपको फॉर्मूले और दिख रहे हैं, और ये वैसे फॉर्मूले लग रहे हैं जैसे हम लोग गणित में पढ़ते हैं, स्टैटिस्टिक्स चैप्टर में माध्यिका निकालते हैं और वो मोड बहुलक निकालते हैं, उधर वो लीनियर इक्वेशन में हम लोग स्लोप निकालते हैं, y2 - y1 x2 - x1। लड़का टेंशन में आ गया, गुरुजी यहाँ स्लोप क्यों निकल रहा है? तो ये जो मामला है ये क्या है, मैं इसको अच्छे से मैं आपको एक्सप्लेन करने चलता हूं। देखो आपने देखा होगा कि नॉर्मलाइजेशन पर आपको किसी भी उन टीचर्स की वीडियो अभी तक नहीं मिली होगी जो फ्री फंड की वीडियो बनाते रहते हैं। मतलब अरे आज ये हो गया, आज वो हो गया। पता क्यों? जो फालतू की वीडियो बनाते हैं उनको जानकारी नहीं है। इनको पता है, उनको पेपर अगर कभी उन्होंने निकाला हो तब तो उन्हें समझ में आए कि मेरे भाई इसमें होता क्या है। अभी तक किसी की भी वीडियो नहीं आई टीचर की। क्यों नहीं आई? उनको जानकारी नहीं। वो इंतजार कर रहे हैं कि कोई टीचर चीजों को समझाए सही से, उसके बाद जो है हम आगे प्रोसीड बढ़ाएं। अब उनके पास टीम है तो वो थंबनेल बड़े भयंकर बना लेंगे, है ना, और उस पर SEO लगा लेंगे तो व्यूज तो उनके खींच ले जाएंगे। लेकिन वो इंतजार कर रहे हैं हमारे जैसे टीचर्स की कोई आए और इन सारी बातों को समझा दे। तो टीचर्स का भी स्वागत है इस वीडियो के अंदर। स्टूडेंट लोग माफ करना। चलो शुरू करते हैं मेरे दोस्त। सबसे पहले मेरे प्यारे भाई, मैंने आपको बताया कि नॉर्मलाइजेशन क्यों जरूरी है और नॉर्मलाइजेशन जो है वो उसमें होता क्या है। लेकिन अब जो प्रश्न था वो ये था कि सर हम कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन सी शिफ्ट आसान है और कौन सी शिफ्ट जो है आपकी कठिन है, ये डिसाइड कैसे होगा? तो ये डिसाइड ऐसे नहीं होगा कि किसी ने आके बोल दिया उसके आधार पे, ऐसे नहीं होगा, है ना। क्यों? मान लेते कोई बच्चा कह रहा है यार मेरा बहुत कठिन पेपर था, मेरा बहुत कठिन आज का शिफ्ट था। हो सकता है उस बच्चे ने पढ़ाई ना करी हो सकता है उस बच्चे के कंटेंट में दम ना हो, किसी ऐसे टीचर से पढ़ाई करी हो जो SSC का पढ़ाता है, उसने रेलवे का भी लपेट दिया हो, हैं? ये पॉइंट सारे होते हैं कि नहीं होते हैं? बताइए। किसी ने पढ़ाई नहीं करी तो उसको तो सारे पेपर कठिन लगेंगे। अब उसके कहने से अगर हम उसको कठिन मान लेंगे तो काम नहीं ना चलेगा ना। तो इसलिए एक प्रॉपर व्यवस्था है। वो व्यवस्था क्या है वो मैं आपको समझाता हूं। जैसे मान लेते हैं कि कोई भी एग्जाम है वो 5 शिफ्ट में हुआ, 1, 2, 3, 4 और 5 शिफ्टों में एग्जाम हुआ। अब मेरे भाई मान लेते हैं तीसरे शिफ्ट का कोई बच्चा आके कहे कि यार मेरी शिफ्ट बहुत कठिन थी, बहुत कठिन क्वेश्चन आए, और पहली शिफ्ट का कोई बच्चा कहे आकर कि मेरी शिफ्ट यार बहुत ही आसान थी, है ना, बहुत ही मतलब बहुत ही लल्लू सवाल थे, मैंने हाल उड़ा दिए। अब
जो तीसरी शिफ्ट का ये आके बच्चा कह रहा है कि मेरी बहुत कठिन थी, मान लो ये बिल्कुल पागल बच्चा है, मतलब पढ़ाता ही नहीं, पढ़ाई नहीं की, इस कंटेंट में दम ही नहीं था, कहीं भटकता रहा, तो भाई इसको तो कठिन लगेगा ही, क्योंकि इसने पढ़ाई नहीं करी है ना। और मान लो पहले शिफ्ट में कोई ऐसा बच्चा जो टॉपर है, मान लो ये वो बच्चा आकर बोल रहा है ये बात जो टॉपर है, तो उसको तो भैया सारी चीजें आसान लगेंगी क्योंकि उसने बढ़िया पढ़ाई की है ना। तो अब हम इनके कहने से थोड़ी ना डिसाइड कर लेंगे कि ये कठिन है और ये आसान है, इसका एक प्रॉपर तरीका होना चाहिए। वो तरीका क्या है कि जैसे 5 शिफ्टों में एग्जाम हुआ, अब मान ले मैं ALP की बात कर ले रहा हूं कि 75 नंबर का CBT 1 का पेपर होता है, ठीक है। 75 में से पहली शिफ्ट वाले बच्चे के किसी के नंबर 60 आ गए, दूसरी शिफ्ट वाले के 50 आ गए, तीसरी शिफ्ट वाले के 40 आ गए, चौथी शिफ्ट वाले के मान लेते हैं 65 आ गए, और पांचवी शिफ्ट वाले के मान लेते हैं 35 नंबर आए, ठीक है। तो ये हालांकि अब आप कहेंगे कि सर जैसे पहली शिफ्ट में अगर मान लो 10,000 बच्चा पेपर दे रहा है पूरे इंडिया में बैठकर, तो 10,000 बच्चों के सारे 10,000 बच्चों के आपने 60 नंबर कैसे मान लिए? ये एवरेज लेकर चल रहा हूं, पर्टिकुलर एक शिफ्ट में जितने बच्चे बैठे हैं इनका ये एवरेज है, ठीक है। दूसरी शिफ्ट में जितने बच्चे बैठे हैं उनका ये एवरेज है, तीसरी शिफ्ट में जितने बच्चे बैठे हैं उनका ये एवरेज है, चौथी शिफ्ट में मान लो 10,000 5,000 बच्चे बैठे तो सबका एवरेज स्कोर जो है 65 है। अब बोलो एवरेज तो आप लोग निकालना जानते ही हो, रेलवे भी निकालना जानता है कि भाई एवरेज हम कैसे निकालेंगे। जैसे कोई शिफ्ट आज कंडक्ट कराई हमने, अब उस शिफ्ट में हम देखेंगे कि बच्चों के कितने नंबर आ रहे हैं, सारे बच्चों के नंबर, उनके पास तो पूरा एक्सेल सीट बन के आ जाता है, तो वो सारे स्टूडेंटों के उस शिफ्ट के नंबर देखेंगे और सारे स्टूडेंटों के नंबरों को जोड़कर नंबर ऑफ कैंडिडेट से डिवाइड कर देंगे तो उनका एवरेज स्कोर निकल कर आ जाएगा। तो पर्टिकुलर हर शिफ्ट का एवरेज स्कोर इन्होंने यहां पर लिख दिया। अब एवरेज स्कोर है ये हर शिफ्ट का। अब ये जो एवरेज स्कोर आया है ना, इसका भी एवरेज स्कोर निकाला जाएगा। ये जो एवरेज स्कोर आया है सारे शिफ्टों का, ये एवरेज स्कोर तो हर एक शिफ्ट का था, अब इन सबका एवरेज निकाला जाएगा, मतलब ओवरऑल शिफ्ट का, मतलब अब इन सबको जोड़कर नंबर ऑफ शिफ्ट से भाग लगाया जाएगा, तब पर्टिकुलर पूरा औसत आएगा। समझ रहे हैं? सारी शिफ्टों का एवरेज निकल कर आएगा। ये जो सारी शिफ्टों का एवरेज निकल कर आएगा, इस एवरेज से जो जिस शिफ्ट का एवरेज ज्यादा होगा, जैसे मान लेते हैं इन सब का एवरेज आप जोड़ के भाग भी लगा सकते हो, जैसे मैं रियल वैल्यू पे ही कैलकुलेशन कर देता हूं, तो 60 50 कितना हो जाएगा आपका 110 और 40 150 और 60 और 30 90, तो 150 और 90 कितना हो जाएगा आपका, तो 150 और 90 हो जाएगा भैया 240, ठीक है। 240 और 10 कितना हो जाएगा 250, तो 250 में भाग लगा लो कितने का मेरे भाई 5 का, तो इनका एवरेज कितना आ गया 50 आ गया। अब 50 से ज्यादा कौन सा है, एक तो ये 60 है और एक ये 65 है आपका, तो मतलब कि जो ये एवरेज स्कोर पूरा आया है, इससे जो ज्यादा शिफ्ट वाले नंबर, मतलब ऐसी शिफ्टें हैं जिनका एवरेज इस टोटल एवरेज से ज्यादा है, तो इन शिफ्टों को हम लोग मानेंगे हार्ड शिफ्ट। क्या मानेंगे मेरे भाई कि ये हार्ड शिफ्ट हैं, ये कठिन शिफ्ट हैं। समझ में आया? जल्दी बताओ मेरे भाई, समझ में आ गया? जैसे मान लेते हैं सबका एवरेज आया 50, अब 50 से यहां इसका एवरेज था 60 नंबर का, इसका एवरेज था मेरे भाई 65 नंबर का, ठीक है। तो अब इसका मतलब ये हो गया कि ये जो शिफ्ट है पहली और चौथी, ये मैंने उल्टा लिख दिया यहां पर, ये जो पहली और चौथी शिफ्ट है मेरे भाई, ये पहली और चौथी शिफ्ट इजी शिफ्ट रही होंगी, है ना, ये इजी शिफ्ट रही होंगी, इसीलिए इनका जो स्कोर है वो एवरेज से ज्यादा है, एवरेज से ज्यादा स्कोर है इनका। क्यों? क्योंकि ये इजी रही होंगी, इसलिए इनमें बच्चों ने ज्यादा स्कोर कर लिया। गहराई नाप गए पूरी कि कैसे डिसाइड करेंगे कौन सी शिफ्ट इजी होगी और कौन सी शिफ्ट हार्ड रही होगी। ये एक पर्टिकुलर जेन्युइन तरीका है इजी और हार्ड शिफ्ट को डिसाइड करने का, ना कि कोई एक स्टूडेंट आके बोल रहा है कि मेरी कठिन है मेरी इजी है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग नहीं मान सकते, है ना, क्योंकि हो सकता है उस स्टूडेंट में कमी हो, समझो बात को, हो सकता है वो स्टूडेंट बहुत ज्यादा पढ़ाकू हो तो उसको शिफ्ट आसान लग रही हो सकता है वो स्टूडेंट उसने पढ़ाई ना की हो, कंटेंट उसने ढंग का ना पढ़ाओ तो उसको कठिन लगेगा। तो हम लोग किसी के कहने से नहीं डिसाइड कर सकते कि भाई कठिन और हार्ड शिफ्ट कौन सी है। उसके लिए क्या करेंगे, सारे शिफ्टों का एवरेज निकालेंगे, मीन निकालेंगे और मीन से जिन शिफ्टों का स्कोर ज्यादा होगा उनको इजी बोलेंगे और मीन से जिन शिफ्टों का स्कोर एवरेज जो है वो डाउन होगा यानी कि कम होगा उनको हार्ड शिफ्ट बोलेंगे, ठीक है। थोड़ा उल्टा होता है, यहां पर समझने का प्रयास करना, स्कोर जितना कम शिफ्ट उतनी हार्ड, जाहिर सी बात है, और स्कोर जितना ज्यादा शिफ्ट उतनी आसान। तो ये वाला पॉइंट होता है कि हम कैसे डिसाइड करेंगे कौन सी शिफ्ट इजी है और कौन सी शिफ्ट आपकी जो है हार्ड है। तो इजी और हार्ड शिफ्ट डिसाइड करने का तरीका समझ में आ गया। अब इस नोटिस के अंदर आपने देखा होगा
होगा, आपको दो बातें यहां पर क्लियर तरीके से इंगित की गई हैं, हम उनको आपको दिखाते हैं। एक शब्द है यहां पर परसेंटाइल। सर ये परसेंटाइल स्कोर क्या होता है? और एक शब्द आपका यहां पर है बेस शिफ्ट। ठीक है, कि बेस शिफ्ट क्या होती है। तो सबसे पहले हम लोग अब समझेंगे कि बेस शिफ्ट से इस बार जो नोटिस में चेंजमेंट आया, मैं उस पर आ रहा हूं कि इस बार जो नॉर्मलाइजेशन होगा वो बेस शिफ्ट के आधार पे होगा। अब आपके मन में जाहिर सी बात आया होगा, सर ये बेस शिफ्ट क्या है, कौन सी बेस शिफ्ट होगी? भाई ऐसा तो नहीं कि रेलवे ने पहले से डिसाइड कर रखा हो कि बेस शिफ्ट हम इसको मानेंगे, ये वाली शिफ्ट हमारे लिए बेस शिफ्ट है और हम यहीं से डिसाइड करेंगे कि नॉर्मलाइजेशन किसको कितना करना है। बेस शिफ्ट का कोई ना कोई निकालने का एक पर्टिकुलर तरीका होगा। तो वो तरीका क्या है, पहले आपको पढ़ के सुना देता हूं। बेस शिफ्ट इज अ शिफ्ट हैविंग द हाईएस्ट मीन एमंग ऑल विद अ कंडीशन दैट इज प्रेजेंट। यानी कि मैं आपको बता देता हूं कुल मिलाकर अपने भाषा में कि बेस शिफ्ट का ये मतलब हो गया कि ऐसी शिफ्ट, जैसे मान लेते हैं 10 शिफ्टों में पेपर हुआ, तो 10 की 10 शिफ्ट में ऐसी शिफ्ट जिसका एवरेज जो है वो सबसे ज्यादा होगा। यानी हाईएस्ट मीन का मतलब हो गया कि सबसे ज्यादा एवरेज जिस शिफ्ट का होगा उसी को बेस शिफ्ट मानेगा रेलवे। ये समझ में आया? बेस शिफ्ट किसको मानेगा? ऐसी शिफ्ट जिसका एवरेज जो है सबसे ज्यादा होगा, इस शिफ्ट का नाम क्या होगा? बेस शिफ्ट होगा। अब आपके मन में आया होगा कि सर मान लेते हैं ऐसी दो शिफ्टें हो गई जिनका एवरेज सेम है, मान लो ऐसी दो शिफ्टें जिनका एवरेज सेम निकल के आया। अब रेलवे कैसे डिसाइड करेगा कि बेस शिफ्ट कौन सी है? तो रेलवे डिसाइड करेगा उन दोनों शिफ्टों में से जहां 70% बच्चों की अटेंडेंस होगी, है ना, जहां 70% बच्चे कम से कम पेपर देने आए होंगे, तो उस शिफ्ट को जो है बेस शिफ्ट का रूप दे दिया जाएगा। अब आपके मन में आएगा, मान लो सर दोनों शिफ्टों में नंबर ऑफ कैंडिडेट यानी कि परसेंटेज ऑफ अटेंडेंस बराबर है और दोनों का एवरेज भी बराबर आ गया। अब रेलवे कैसे डिसाइड करेगा? तो उन दोनों में से परसेंटेज ऑफ कैंडिडेट बराबर है ना, लेकिन इन दोनों में से जहां कैंडिडेट की संख्या ज्यादा होगी, ठीक है, जहां कैंडिडेट की संख्या क्या होगी? ज्यादा होगी, उसको बेस शिफ्ट मान लिया जाएगा। समझ में आया? उसको क्या मान लिया जाएगा? बेस शिफ्ट मान लिया जाएगा। क्लियर है मेरे भाई? और जो बेस शिफ्ट निकल कर आएगी, जो बेस शिफ्ट निकल कर आएगी, तो उससे आप जरा गौर से देखिएगा कि बेस शिफ्ट जो निकल कर आएगी, तो आपके मन में कई बच्चों के होगा कि सर मान लेते हैं 10 शिफ्टों में पेपर हुआ और तीसरी शिफ्ट को बेस शिफ्ट माना गया। जो तीसरी शिफ्ट थी उसका एवरेज जो है, उसका जो मीन है वो बाकी शिफ्टों से अधिक है, तो उसको मान लिया गया कि भाई ये बेस शिफ्ट है। अब कोई बच्चा मान लो तीसरी शिफ्ट में पेपर दे रहा है, तो वो कहेगा सर मैं तो बेस शिफ्ट का बच्चा हो गया, तो मेरे साथ कैसे नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा? तो इसीलिए मैंने लिखा है कि बेस शिफ्ट वालों की बल्ले बल्ले। मतलब अगर आप बेस शिफ्ट में हैं और आपने बेस शिफ्ट में मेहनत, मतलब मेहनती बच्चे हैं अगर आप, और अगर आपने मेहनत करके बढ़िया वहां पर स्कोर किया बेस शिफ्ट के अंदर, तो पता है क्या होगा? एक्चुअल में आपका नॉर्मलाइजेशन ही नहीं होगा। अगर आप बेस शिफ्ट में हैं तो आपका नॉर्मलाइजेशन होगा ही नहीं। यहां डायरेक्ट लिखा है x is the percentile, percentile क्या होता है उस पे आऊंगा। x is the percentile score of a candidate if x percentile score is found in the corresponding normalization marks are directly available। मतलब कहने का क्या हो गया? अगर आपका जो परसेंटाइल स्कोर है वो x है और वो परसेंटाइल स्कोर जो है मिल गया हमें करस्पॉन्डिंग नॉर्मलाइजेशन मार्क्स में, तो वो जो मतलब नॉर्मलाइजेशन जो मार्क्स है वो डायरेक्ट वो रॉ मार्क्स ही आपके हो जाएंगे, वही नॉर्मलाइज स्कोर हो जाएगा। अगर दोबारा बता देता हूं, अगर आपका स्कोर मान लो x परसेंटाइल है और परसेंटाइल जो x है वो हमें बेस शिफ्ट में मिल गया, कहां मिल गया? बेस शिफ्ट में, तो आपका जो रॉ मार्क्स है उसी को हम नॉर्मलाइज्ड मार्क्स बोल देंगे, ऐसा कह रहा है रेलवे। मतलब कहने का क्या हो गया? जिन बच्चों का एग्जाम बेस शिफ्ट में होगा, वैसे भी बेस शिफ्ट का मीन सबसे ज्यादा है, मीन सबसे ज्यादा होने का मतलब क्या हो गया कि बेस शिफ्ट उसको माना गया है जिसका एवरेज बाकियों से सबसे ज्यादा निकल कर आ रहा है, ठीक है, तो वो बेस शिफ्ट है। अब बेस शिफ्ट में मान लो कोई किसी बच्चे ने बहुत मेहनत की है और वो अच्छा स्कोर कर रहा है वहां पर, तो फिर पता है उसके नंबर कम नहीं होंगे क्योंकि वो ऑलरेडी उसको सबसे नीचे ही एवरेज में ले लिया गया है। समझ में आ रहा है? उसको ऑलरेडी बेस शिफ्ट में ही, मतलब वो एक डिसाइडिंग फैक्टर हो गया है, वो जिस शिफ्ट में है वहीं से पूरा का पूरा जो शिफ्ट है वो डिसाइड होंगी, कौन कितना कम है कौन कितना ज्यादा है, वहीं से डेविएशन होगा। समझ रहे हो बात को? एवरेज अगर आपको पता होगा चैप्टर कि उसी शिफ्ट से एक बेस वैल्यू मानते हैं, उसी से डेविएशन होगा सारी शिफ्टों का, मतलब वो डिसाइडिंग फैक्टर होगा। तो जिन बच्चों का एग्जाम बेस शिफ्ट में है और वो बढ़िया स्कोर करके आ गए, तो उनका जो रॉ स्कोर है
वही नॉर्मलाइज्ड स्कोर माना जाएगा, फिर उनका नॉर्मलाइजेशन किया ही नहीं जाएगा। और ये बहुत अच्छी बात है उन सारे विद्यार्थियों के लिए, मतलब किसी भी प्रकार से किसी भी बच्चे के साथ कुछ गलत नहीं हो पाएगा, ये बात आप समझ लो। अगर आपको कुछ ज्यादा समझ में नहीं आ रहा है, बेस शिफ्ट वालों के साथ में भी कुछ गलत नहीं हो पाएगा, इवन अच्छा ही होगा कि वो जितना स्कोर करके आएंगे उनका स्कोर उतना ही रहेगा, क्योंकि ऑलरेडी उनका सबसे एवरेज जो है नीचे कर दिया गया है। तो अगर हम उनके नंबर कम कर देंगे हाईएस्ट मीन मानकर, तो उनके साथ गलत हो जाएगा। इसलिए उनका जो रॉ स्कोर होगा वो ही नॉर्मलाइज स्कोर होगा अगर उनका स्कोर उस बेस शिफ्ट के अंदर आता है तो। समझ में आ गया भैया पूरी कहानी। इसके बाद हम आते हैं भैया, ये परसेंटाइल क्या होता है। कई बच्चों को भी परसेंटाइल में बहुत ज्यादा डाउट है कि परसेंटाइल क्या होता है। देखो मैं आपको बताता हूं परसेंटाइल क्या होता है। सबसे पहले तो तुमको ये और समझना है कि परसेंटाइल और एक शब्द होता है परसेंटेज, दोनों अलग चीज होती हैं। एक्चुअल में परसेंटाइल जो होता है ये कैंडिडेट के नंबर ऑफ कैंडिडेट के बेस पर निकाला जाता है। नंबर ऑफ कैंडिडेट, ठीक है भैया, नंबर ऑफ कैंडिडेट, कितने छात्र उपस्थित हैं उसके बेस पर निकालते हैं परसेंटाइल, है ना। और जो परसेंटेज होता है वो रॉ मार्क्स के बेस पर निकाला जाता है, ठीक है, वो रॉ मार्क्स के बेस पर निकाला जाता है। जैसे 75 नंबर का पेपर है, आपके 60 नंबर आ गए, गुणा 100 कर दोगे, आपका परसेंटेज आ जाएगा कि कितने परसेंट नंबर आए। लेकिन परसेंटाइल ये थोड़ी है, परसेंटाइल निकाला जाता है नंबर ऑफ कैंडिडेट के आधार पर। और रेलवे ने इसका एक फॉर्मूला भी दिया है कि वो परसेंटाइल कैसे काउंट करेगा, ठीक है। तो जरा इस फॉर्मूले को देखो सारे बच्चे। परसेंटाइल स्कोर काउंट करने का जो तरीका रेलवे का है वो क्या है, नंबर ऑफ कैंडिडेट अपीयर्ड इन द शिफ्ट विद रॉ स्कोर इक्वल और लेस देन द कैंडिडेट। इस द कैंडिडेट का मतलब है टॉपर। ऐसे विद्यार्थी मतलब जो टॉपर है, उस टॉपर से अगर ऐसे सारे कैंडिडेट जिनका स्कोर उस पर्टिकुलर शिफ्ट के टॉपर से बराबर या कम है, वो सब ऊपर रखे जाएंगे और अपॉन क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट अपीयर्ड इन द शिफ्ट। शिफ्ट में 10,000 बच्चे आए, 10,000 में से मान लेते हैं 7,000 बच्चों का जो स्कोर है वो टॉपर के बराबर है या उससे कम है, ठीक है, तो वो ऊपर रखे जाएंगे 7,000 बच्चे, नीचे टोटल कैंडिडेट गुणा 100, तब परसेंटाइल स्कोर निकल कर आएगा। अब जो मेन मुद्दा है वो समझो परसेंटाइल स्कोर का, वहां आपको थोड़ा सा मजा आएगा। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं परसेंटाइल स्कोर को आसान भाषा में समझाने के लिए कि सर परसेंटाइल क्या होता है, थोड़ा आसान भाषा में हमें समझाओ। तो देखो परसेंटाइल का मोटा मोटा मतलब केवल इतना होता है, परसेंटाइल का मोटा मोटा मतलब केवल इतना होता है कि जैसे मान ले किसी बच्चे का 90 परसेंटाइल है, 90 परसेंटाइल, परसेंटेज नहीं, 90 परसेंटाइल, तो पता क्या मतलब होता है इस चीज का, इसका मतलब ये होता है कि वो टॉप 10% बच्चों में है। कितने में है, टॉप 10% में। समझ में आया, जो टॉप 10% बच्चे हैं ना वो उनमें है, मतलब कि 100 बच्चे हैं अगर, तो 90 बच्चे उससे पीछे हैं, समझ रहे हो, वो टॉप 10 में खेल रहा है, ठीक। अगर किसी बच्चे का परसेंटाइल जो है 80 परसेंटाइल बन रहा है, सपोज 80 परसेंटाइल बन गया आपका, तो 80 परसेंटाइल का मतलब है कि आप टॉप 20% बच्चों में हैं। जितने भी बच्चे उस शिफ्ट में हैं उनमें टॉप 20% में आप हैं, आपसे 80% बच्चे आपसे पीछे हैं। समझ में आ गया कि परसेंटाइल का मोटा मतलब क्या होता है। तो परसेंटाइल का मोटा मतलब ये होता है कि जैसे आपका परसेंटाइल है मान लो 70%, तो आप टॉप 30 बच्चों में, टॉप 30 में है ना, 70 बच्चे आपसे पीछे हैं अगर 100 बच्चों का एग्जाम है वहां पर। तो जैसे अब जैसे ही मान लेते हैं 10,000 बच्चों का हो गया, आपके 90% है, तो आप टॉप 1,000 बच्चों में हैं, 9,000 बच्चे आपसे पीछे हैं। समझ में आ गया कि परसेंटाइल का मतलब क्या होता है। तो परसेंटाइल और परसेंटेज दोनों अलग अलग चीजें होती हैं, उनको आप लोग मिलाइएगा नहीं। परसेंटाइल उस बच्चे का बहुत बेहतर होगा, कॉमन सी बात है कि नंबर ऑफ कैंडिडेट के आधार पर तो निकलेगा परसेंटेज, मतलब परसेंटाइल, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप ये बात समझिए, जैसे जिस शिफ्ट में आप एग्जाम दे रहे हैं, अगर आप उसमें बढ़िया स्कोर करते हो, बहुत अच्छा स्कोर करते हो, तो ऑटोमेटिकली आपका परसेंटाइल अच्छा ही होगा। समझ रहे हो, मामला तो पूरा स्कोर पे डिपेंड करता है। ये सारी चीजें कुछ भी हो जाएं, कुछ भी हो जाएं, लेकिन मामला डिपेंड किस पे करता है ये बताओ, आपके रॉ स्कोर पर। आप अच्छा अगर करके आ रहे हो एग्जाम में, यानी आपका सिलेक्शन श्योर है, ये आप तय समझ लो अपने दिमाग में, अगर आप बढ़िया स्कोर करके आ रहे हो। समझ रहे हो, ये सारी चीजें तो एक क्लैरिटी के तहत की जाती हैं। मतलब इस जो ये बातें उठती है ना कि मेरा कठिन था, मेरा आसान था, मेरा बहुत कठिन था, ये तो उन सबको क्लियर करने के लिए, सारी चीजों को उनको शांत करने के लिए ये सारी चीजें की जाती हैं कि मेरे भाई तुम्हारा शिफ्ट कठिन था, ऐसा तुम्हें लग रहा है, तो केवल तुम्हारे लिए तो कठिन होगा नहीं, उस शिफ्ट में जितने बच्चे पेपर दे रहे हैं सबके लिए कठिन होगा, तो उस शिफ्ट का एवरेज स्कोर भी डाउन होगा बाकी शिफ्टों की तुलना में। अगर वो कठिन है ना, एवरेज को डाउन होगा तो हम बढ़ा देंगे उसके नंबर, तो खत्म, अपने आप बच्चा शांत हो जाएगा। अगर मान लो कोई एक बच्चा आके बोल रहा है मेरी शिफ्ट बहुत कठिन थी, अरे तुमने पढ़ाई नहीं करी, तुम्हारे कंटेंट में दम नहीं थी, तो तुम्हें कठिन तो लगेगा ही है। और अगर रियल में कठिन है तो उसका एवरेज स्कोर बाकी सारी शिफ्टों से कम होगा क्योंकि कठिन है।
इसलिए बच्चों ने कम कम स्कोर किया होगा। अगर कोई शिफ्ट कठिन है तो केवल तुम्हारे लिए कठिन थोड़ी मान लूंगा मैं, भाई जितने बच्चे उस शिफ्ट में बैठे सबके लिए कठिन होगी ना फिर वो, समझ गए। तो ये एक मतलब क्लैरिटी, बिल्कुल क्लियरिटी से एग्जाम कराने के लिए प्रोसेस किया गया है। मोटी मोटी बात अगर इस पूरे नोटिस से मैं आपको समझा पाऊं। अच्छा यहाँ पर एक पॉइंट और आपका रह गया है, मैं आपको वो भी एक्सप्लेन कर देता हूं तब आगे बढ़ता हूं। देखो वो पॉइंट ये है कि जैसे ऐसा कैंडिडेट जिसका परसेंटाइल स्कोर बेस शिफ्ट से मैच हो गया तो उनका नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, है ना, उनका नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, उनका नॉर्मलाइजेशन वही हो जाएगा जो उनके रॉ मार्क्स हैं। लेकिन आपका मन मतलब दिमाग में आया होगा कि सर ऐसे कैंडिडेट जिनका जो परसेंटाइल स्कोर है वो बेस शिफ्ट में नहीं आया, उनका नॉर्मलाइजेशन तो होगा, तो कैसे होगा। तो उनके लिए रेलवे ने दो फॉर्मूले दिए हुए हैं कि रेलवे बोलता है कि अगर ऐसे कैंडिडेट जिनका परसेंटाइल स्कोर इज ग्रेटर और इक्वल टू द परसेंटाइल ऑफ बेस शिफ्ट, यानी बेस शिफ्ट से ज्यादा है या बराबर है, तो उनका नॉर्मलाइजेशन इस फॉर्मूले से करूंगा मैं, यानी नॉर्मलाइज्ड मार्क्स by2 - y1 अपॉन x2 - x1 इनटू x - x1 प्लस y1। ये जो पॉइंट है वो समझिएगा भाई, जिनका स्कोर जो है बेस शिफ्ट से ज्यादा है, बेस शिफ्ट से परसेंटाइल स्कोर जिनका ज्यादा है, तो जिनका ज्यादा है उसमें प्लस y1 होगा, ठीक है, प्लस y1 होगा। y1 क्या है, y1 इज द मार्क्स करस्पॉन्डिंग टू द x1 परसेंटाइल स्कोर इन द बेस शिफ्ट, है ना। यानी इस y1 का मतलब ये हो गया जिनके नंबर बेस शिफ्ट से ज्यादा होंगे, जिनका परसेंटाइल स्कोर बेस शिफ्ट से ज्यादा या बराबर होगा, तो उनमें हम कुछ ना कुछ ऐड करेंगे, ठीक है। और जिन बच्चों का परसेंटाइल स्कोर लेस देन द बेस शिफ्ट होगा, बेस शिफ्ट से परसेंटाइल स्कोर डाउन होगा, है ना, जैसे बेस शिफ्ट का परसेंटाइल आया 40 परसेंटाइल, अब किसी बच्चे का 30 परसेंटाइल आया है तो उसका नीचे हो जाएगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसको y1 में से माइनस करेंगे। देखो यहां y1 प्लस किया गया है, यहां y1 में से वो पूरा फॉर्मूला घटा दिया गया है, तो मतलब क्या हो गया, नॉर्मलाइजेशन हो गया। मतलब जिन बच्चों के नंबर, जिन बच्चों की शिफ्ट जो है कठिन थी उनको हमने कुछ ना कुछ ऐड करके दे दिया, ठीक है। और जिन बच्चों की शिफ्ट बहुत आसान थी उनको हमने क्या है, उनको थोड़े से उनके नंबर घटा दिए। बट ये ज्यादा फर्क क्रिएट नहीं करता है, ये उतना ही क्रिएट करता है जितना जेन्युइन होता है, जितना सच होता है। मतलब जितना लेवल ऑफ शिफ्ट में डिफरेंस होता है ना, उतना ही डिफरेंस यहाँ निकल कर आता है एवरेज में, इसीलिए इतना सारी चीजों को बनाया गया है। समझ में आया। तो बिल्कुल बहुत अच्छी प्रोसेस है, बहुत साफ प्रोसेस है, बहुत सही प्रोसेस है। मैं आप सभी से यही बोलना चाहूंगा, ये दो फॉर्मूले रेलवे ने दिए हैं, इन्हीं के आधार पर नॉर्मलाइजेशन होगा। सब कुछ बढ़िया है, बेहतरीन है, कोई इशू नहीं है। मैं लास्ट में मैंने आपसे ये भी बोला था कि अब ये सारी चीजों को सुनने समझने के बाद हमारे दिमाग में गुरुजी क्या क्या थॉट्स आने चाहिए, एज ए स्टूडेंट हमें इन सारी बातों से क्या प्रभाव लेना चाहिए। तो मैं आपको यहाँ पे एक शब्द लिख रहा हूं कि इन सारी बातों से आपके माइंड पर जीरो प्रभाव होना चाहिए, जीरो, क्योंकि आप कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। क्यों? ना तो आप ये डिसाइड कर सकते हो कि आपका एग्जाम बेस शिफ्ट में हो, ना आप ये डिसाइड कर सकते हो आपका एग्जाम इस शहर में हो, ना आप ये डिसाइड कर सकते हो आपका एग्जाम इस टाइम पे हो, ना आप ये डिसाइड कर सकते हो मेरे एग्जाम में, मेरी वाली शिफ्ट में इतने बच्चे बैठे हैं। कुछ भी आप डिसाइड नहीं कर सकते हो। आप पता केवल क्या डिसाइड कर सकते हो, आपका स्कोर, आपका स्कोर बेस्ट से बेस्ट हो, बस, ठीक है। आप जितना बढ़िया से बढ़िया नंबर ला सकते हैं अपने पेपर में उतना लेकर आइए, बात खत्म, ठीक है, बात खत्म। जितना बेहतर से बेहतर आप स्कोर करेंगे आप सिलेक्शन के उतने करीब जाएंगे, ये मोटी बात है, क्योंकि आप इनमें से कुछ भी खुद डिसाइड नहीं कर सकते हैं। आप इस बात को समझिए, कुछ भी आप डिसाइड नहीं कर सकते मेरे भाई कि मेरी बेस शिफ्ट हो या मेरी बेस शिफ्ट ना हो, है ना, मेरी शिफ्ट आसान आ जाए, मेरी शिफ्ट हार्ड आ जाए, मेरे शिफ्ट में इतने बच्चे बैठे हैं, मेरी शिफ्ट का एवरेज परसेंटाइल स्कोर इतना रहे, कुछ भी आप डिसाइड नहीं कर सकते हो, है, कुछ भी आप नहीं कर सकते हो। वो तो ऑटोमेटिकली होंगी सारी चीजें, और तभी वो फेयर होंगी। जब सारी चीजें ऑटोमेटिकली होंगी इसीलिए तो वो फेयर है, इसीलिए तो वो साफ है, इसीलिए तो वो अच्छी चीजें हैं। आपको क्या करना है, यू विल हैव टू स्कोर योर बेस्ट, ठीक है। आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट स्कोर करना है, ये आप समझ लीजिएगा कि आपको अपनी पूरी जी और जान लगाकर मेहनत करनी है। जीरो प्रभाव इन सारी चीजों का अपने दिमाग पर लेना है। ये सारी चीजें रेलवे की हैं और वो इनको बढ़िया ढंग से सुचारू रूप से चलाकर आपका रिजल्ट आपको देगा। अगर आपके नंबर बढ़िया आएंगे, दैट्स इट, बात खत्म, ठीक है भैया। बाकी अगर आप रेलवे में किसी भी, ये जो आपका नोटिस है ये केवल एएलपी के लिए नहीं है, रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ, जेई सारे एग्जाम में नॉर्मलाइजेशन होगा और सारे एग्जाम में नॉर्मलाइजेशन इसी आधार पे करेगा रेलवे। ये रेलवे ने फॉर्मूला दिया है सारे एग्जाम्स के लिए, ठीक है मेरे भाई। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपको पता है कैलेंडर आ चुका है, जनवरी में एएलपी की वैकेंसी फिर से आ रही है, ग्रुप डी की वैकेंसी इस महीने के लास्ट तक आपको देखने को मिल जाएगी, एनटीपीसी की आ चुकी है, फिर से अगली साल का कैलेंडर है, सारी वैकेंसी फिर आ रही है। आपको तैयारी अगर हमारे साथ जुड़कर करनी है तो हम मैथ और रीजनिंग
रीजनिंग, 2 सब्जेक्ट पढ़ाते हैं रेलवे के। हजारों बच्चा हमारे साथ जुड़ के तैयारी करता है हमारे कोर्स में। एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेंगे गूगल प्ले स्टोर से, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे अपडेट के लिए। नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि इस पर भी मैं शाम को रात को 8:30 बजे आपको क्लास देता हूं। तो पढ़ाई भी कीजिए मन लगाकर और जुड़िए हमारे साथ। एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेंगे, लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। और आप हमारे साथ हमारे ड्रीम रेलवे बैच में जुड़ सकते हैं या यकीन बैच में जुड़ सकते हैं। ये 2 बैच हमारे ट्रेंडिंग है रेलवे की तैयारी के लिए। मैथ, रीजनिंग और साइंस तीनों सब्जेक्ट की क्लास हमारे एप्लीकेशन पर चलती है, बिल्कुल 0 लेवल से। ठीक है मेरे भाई, लव यू ऑल। बाकी और कोई डाउट रह गया हो, कोई समस्या परेशानी रह गई हो तो इस वीडियो में नीचे लिख देना, मैं कोशिश करूंगा आपकी रिप्लाई करने का। ठीक है मेरे भाई, मैं यहां पर एक बात लिख कर जा रहा हूं, दोबारा बोल दे रहा हूं, 0 टॉलरेंस तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए। सारी चीजों को समझना आवश्यकता हमारे लिए है ना, बट टॉलरेंस 0 होना चाहिए, बिकॉज वी कैन नॉट डिसाइड एनीथिंग फ्रॉम द गिवन नोटिस। वी हैव ओनली वन ऑप्शन, दैट आवर स्कोर शुड बी बेस्ट, दैट्स इट, है ना। लव यू ऑल, बाय बाय।